नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा भीमराव जी अंबेडकर के बारे में। तो सर्वप्रथम यदि बात करें तो इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता था। बहुत ही लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक भी थे। बात करें सर्वप्रथम इनके जन्म के बारे में तो 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महू महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनके कार्यों, संविधान निर्माण, समाज सुधार जैसे बहुत सारी बातें आप लोग पहले से ही जानते होंगे। तो क्यों नहीं आज की वीडियो में हमने सोचा कि इससे इतर कुछ बात किया जाए। तो चलिए इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातों को वीडियो में आगे जानते हैं। दिलचस्प बात है कि भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त सन 1931 ईस्वी को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के गैर ख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसके एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया गया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश को विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी सन 1955 में जब अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी आखिर दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। यदि आगे बात करें कि आखिर शुरू से ही भेदभाव का शिकार क्यों हुए अंबेडकर, बचपन से ही अपनी जाति के कारण अंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 ईस्वी में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरे गांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। 2 गुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। सन 1945 ईस्वी में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा यानी कि आज का उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता यानी कि आज का कोलकाता में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। यदि बात करें आगे कि भारत के सबसे पढ़े लिखे शख्सों में से एक थे अंबेडकर, उनके बारे में, तो अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी।
शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है कि सन 1938 ईस्वी में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनकी मौत के दिन ये संख्या तो बढ़कर 35,000 से ज्यादा हो चुकी थी। बाबा साहब आम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपने किताब माय एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर सन 1944 ईस्वी को दोपहर के 1 बजे आम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। यदि वीडियो में आगे उनकी किताबों के लिए दीवानापन के बारे में बात करें तो करतार सिंह पोलियोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाले जय भीम के 13 अप्रैल सन 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहब से पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें यह अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि 3 किताबों का उनके ऊपर सबसे अधिक असर हुआ था। पहली थी लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, दूसरी विक्टर ह्यूगो की ले मिज़राबल और तीसरी थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगरे अपनी किताब इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं कि एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की किताब पढ़ना। निमगरे लिखते हैं, रात में अंबेडकर किताब पढ़ने में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉम ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वो झेप से गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। यदि आगे बात करें कि टॉयलेट में अखबार और किताबें पढ़ना बेहद ही पसंद था, तो अंबेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपनी लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखा है, अंबेडकर अपने शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाला साहब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना बेहद पसंद करते थे। 1-2 अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट भी ले जाते। कभी कभी वो अखबार और किताबें टॉयलेट में ही छोड़ देते। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहाँ तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था।
एक बार ब्रिटिश सरकार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत होने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। यदि आगे बात करें कि उन खाना बनाने के बेहद ही शौकीन थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित भी करते। देवी दयाल लिखते हैं 3 दिसंबर सन 1944 ईस्वी को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने 7 पकवान बनाए थे। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गई कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत ही शौक था। उनके साथी रहे सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखते हैं, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। उन्होंने अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी काफी गर्व था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लोकमान्य तिलक को वो सबसे अधिक मानते थे। उनका कहना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं झेली। तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था और वो जमीन पर सोया करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने एक क्लास से नीचे कोई सुविधा कभी स्वीकार नहीं की। अपने समकक्ष लोगों में गोविंद वल्लभ पंत के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी। उनकी नज़र में पंत महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। उनके पूर्वज सन 1857 ईस्वी में नाना साहब के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में आकर बस गए थे। यदि आगे बात करें कि पार्टियों में समय बर्बाद करने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब। 1948 ईस्वी में अंबेडकर को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे समारोह में वहां के उच्चायोग ने आमंत्रित किया था। इस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। एन.सी. रट्टू अपनी किताब रेमिनेंसेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में लिखते हैं, जब मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इस समारोह में क्यों नहीं जा रहे हो, तो उनका जवाब था, मैं वहां अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है जो इस तरह की पार्टियों में सर्व की जाती है। अंबेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकेंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की 1 रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। यदि आगे बात करें साथी को ओवरकोट चढ़ाया के बारे में, तो घर पर काम में अंबेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम की एक व्यक्ति रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहब के काम में विघ्न पड़ेगा। उन्हें पता था कि बाबा साहब किताब पढ़ने में तल्लीन होंगे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। यदि वीडियो में आगे बात करें कि कैसे बिरला के दिए पैसे को अस्वीकार किया उन्होंने, तो 31 मार्च सन 1950 ईस्वी को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री माय एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखते हैं, बिरला ने उनसे सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इनकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए।
जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। यदि आगे बात करें कि वायसराय के सामने हमेशा भारतीय कपड़ों में जाते थे आम्बेडकर, तो बाबा साहब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौके पर वो अचकन चूड़ीदार पायजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वो वायसराय से मिलने जाते थे वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटने तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अखबार खुले रहते। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते। यदि आगे बात करें कि कैसे घर के बाहर खाना खाने के बिल्कुल खिलाफ थे आम्बेडकर, तो बाबा साहब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिम खाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां गए हैं। जब भी वो अपने कार से अपना घर लौटते थे तो वो सीधे अपनी पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार कौंधा और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, उनका जवाब होता, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने आम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। वो बताते हैं कि बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपनी आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नज़ारा देखा था। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अछूतों के लिए संघर्ष भी किया। उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया। और ये अंत में उनके मृत्यु की बात करें, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो 6 दिसंबर सन 1956 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो कंप्लीट ऑडियो बुक, जिसमें हमने बात की बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।